हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। सभी के लिए ये क्लास फ़ायदेमंद है, तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बहुत सारा एग्ज़ाम भी नज़दीक में है, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिट है। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम इस क्लास में इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, शेयर ज़रूर किया कीजिए। हमारे सोशल अकाउंट से निश्चित रूप से जुड़े। ये फेसबुक पेज है और टेलीग्राम लिंक है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट में हमने अनुच्छेद 20 तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद 20 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अपना अनुच्छेद 21 शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो भी आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसी में हमने 12 से लेकर 20 तक का आपको एक एक डिटेल बारीकी से दिए हैं। आज हम आर्टिकल 21 से पढ़ने वाले हैं और 21 जो है वो हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम के बारे में, अर्थात जो भी हमारे फंडामेंटल राइट में हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हम 21 जो कि इसी के अंतर्गत आता है। 19 से 22 तक के जितने भी आर्टिकल हैं ये सभी आते हैं हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए आते हैं। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी का क कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ये 86वें में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले ये क नहीं था, इसे 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 2002 में हुआ था। तो पहले हम 21 को समझते हैं। 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसके अतिरिक्त भी उसे सरकार संरक्षण प्रदान करे, उसके सहयोग प्रदान करे, उसकी स्वतंत्रता का ख्याल रखे, उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 21 का कहना है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ का प्रोटेक्शन और उसके पर्सनल फ्रीडम का प्रोटेक्शन, ये आर्टिकल 21 के द्वारा हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम बात 21 क की करें, जो कि 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जिसे जोड़ा गया है, में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की, ये तो स्कूली शिक्षा हो गई, राज्य इससे पहले भी देता है कि 3 से लेकर 6 वर्ष के आयु तक की ही वो आंगनबाड़ी या और भी जैसे छोटे संस्थान होते हैं उसमें पढ़ने के लिए निःशुल्क ही देता है।
6 से 14 तक का जितना भी होगा खर्चा पढ़ाने में या उसका पोषण का, वो राज्य लेता है और वो राज्य ही करता है। ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो इसे करे, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। अगर हम 6 से 14 ईयर के अंतर में आ रहे हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें एजुकेशन प्राप्त हो। इससे हमें कोई भी वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे हमारे पास 1 भी रुपया रहे न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 22 की ओर। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उसे 3 प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फर्स्ट है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सेकंड है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। और थर्ड है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये 24 घंटे वाली बात। इसे हम फिर से दोहराएंगे, एक एक करके अच्छे से जानेंगे, किसी भी प्रकार का मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कुछ दशाओं को छोड़कर, या फिर हम यूँ भी कह सके हैं कि कुछ दशाओं में ही, दोनों ही बात सम में चलेगा, ऑल में नहीं चलेगा। रीजनिंग में आप सम और ऑल का निश्चित रूप से पढ़े होंगे, तो वही सम और ऑल का यहाँ भी खेल है। यहाँ आपको सम पकड़ना है, ऑल नहीं। या तो यूँ भी कह लीजिए कुछ दशाओं में, या कुछ दशाओं में नहीं, दोनों ही ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। मान लीजिए कल को आपके किसी पुलिस वाले से झगड़ा हो गया, अपना व्यक्तिगत झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ परिवार को लेकर या कुछ और भी तरीके से व्यक्तिगत झगड़ा पुलिस के साथ अपना हो गया, ये जो बंदे हैं इनका हो गया, तो कल को तो ये पुलिस उठेगा और किसी भी जुर्म में इसे अरेस्ट कर लेगा और बोलेगा हम पुलिस हैं, हम तो अरेस्ट कर सकते हैं, और डाल देगा काल कोठरी में। इसी से संरक्षण देने के लिए कि आपसी विवाद को जानबूझ के किसी को अरेस्ट न किया जाए, दंड न दिया जाए, इसी से संरक्षण के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। इसमें है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि जब पुलिस या कोई भी कानूनी अफसर आपको हिरासत में लिया जा रहा है तो उससे पहले उसका कारण बताना होगा कि आपको वो किस जुर्म में हिरासत में ले रहा है, आपका गुनाह क्या है, ये आपको उसे बताना होगा, उसे अरेस्ट वारंट दिखाना होगा। ये सब आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कि उसने आपको दिखा दिया कि हाँ हम आपको इस कारण से इस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तार करने के बाद आने और ले जाने का जो टाइम होता है, आपका थाना पहुंचने या उसे थाने से आने, इसमें जो जितना टाइम लगा है इसे हटा के उसे 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेशी करना होता है मुजरिम को। ये पुलिस का ड्यूटी होता है। उसे दंडाधिकारी के समक्ष, उसे कोर्ट के समक्ष, जज के समक्ष उसे पेश करना होता है। अगर इसमें कोई संडे आ गया तो उसे माइनस कर दिया जाता है। ये वर्किंग डे का 24 आवर होता है। वर्किंग डे है, उसमें 24 आवर के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। थर्ड पॉइंट इसमें बताया गया है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मान लीजिए आप पुलिस ने किसी को अरेस्ट करके ले गए थाना, तो थाने में उसे जो है अपने मनपसंद वकील से सलाह मशवरा करने की पूरी आज़ादी दी गई है। अगर आपके पास वकील नहीं है, आप नहीं एफर्ट कर सकते हैं, तो आपको सरकार वकील देगी, इसकी भी प्रावधान किया गया है। इस बात का भी बिल्कुल भी ख्याल रखा गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर ये सब आपको नहीं मिलता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए,
आपको न्याय मिलेगा। वो बात और है कि लोग जाते नहीं हैं या ज्ञान के अभाव में, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। निवारक निरोध, ठीक है ना, 22 पढ़ लिए हम। हाँ ठीक है, यह हमारा लास्ट है, जो हमारा फ्रीडम है, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अंतिम आर्टिकल है, क्योंकि 19 से 22 था, तो स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 22। तो चलिए अब हम चलते हैं स्वतंत्रता का ही अधिकार में आर्टिकल 22 के ही अंतर्गत कुछ खंड हैं, उस खंड को हम जानते हैं। निवारक निरोध, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोधन का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधित कारणों से होता है। कहने का मतलब क्या है ये समझिए। आर्टिकल 22 का खंड 3, 4, 5, 6, ये 4 खंड है, ये बताता है कि मान लीजिए कानून को किसी आदमी पे शक है। शक कैसा होना चाहिए कि राज्य के खिलाफ कोई गलत कार्य कर रहा हो या इससे किसी और को हानि पहुंच सकती है, तो वो उसे बिना कारण बताए हुए भी अरेस्ट कर सकता है या फिर उसे नज़रबंद कर सकता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा माहौल बनता है तो बहुत सारे वैसे लीडर या वैसे व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाता है। वो इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। अगर कानून को शक है कि ये व्यक्ति दंगा फैला सकता है तो उसे बिना कारण बताए ही अरेस्ट कर लेगा या तो नज़रबंद कर लेगा, फिर कुछ अवधि के बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है। उस पर किसी भी प्रकार का केस नहीं चलता है। ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी का जो निवारक कानून है, इसी में कुछ और बातों को हम जानते हैं। जब किसी व्यक्ति निवारक निरोधन की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है, तब क्या हो सकता है ये हम जानते हैं कि कब तक उसे जेल में रखा जा सकता है, और भी बहुत कुछ इस बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट हो सकता है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। बात ही हुई, जैसे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था जब आर्टिकल 375 हटा था, 371 हटा था और 14 वाला जो कॉलम था वो हटा था। तब ऐसा हुआ था कि वहाँ के बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। इसी कारण से किया गया था कि वहाँ दंगा फसाद न कराया जाए, इसी कब कारण से उसे नज़रबंद कर दिया गया था। सरकार किसी को नज़रबंद कब तक रख सकती है? तो सरकार, गवर्नमेंट किसी को 3 मंथ तक ही नज़रबंद कर सकती है। 3 मंथ से ज़्यादा सरकार किसी को नज़रबंद नहीं कर सकते या फिर आप अरेस्ट करके जेल में नहीं रख सकते। हाँ, अगर 3 मंथ के बाद भी लगता है कि माहौल नहीं सुधरा है, ये व्यक्ति बाहर निकलेगा तो फिर से देश के राज्य पर खतरा होगा, माहौल बिगड़ेगा, तो आप कमेटी जो होती है वो एक बैठाइए सलाहकार बोर्ड से। उससे अगर वो सलाहकार बोर्ड आपको सिफारिश करती है कि अगले 1 महीने के लिए और इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए
या 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए तो उसे बढ़ा दिया जाएगा, पर सरकार के पास नॉर्मली 3 महीने तक का पावर होता है। इस प्रकार जो हमारा सेकंड है वह इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तत्वों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद जो है सो उसे बताया जाएगा कि हम आपको इस कारण से नज़रबंद या अरेस्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ ऐसा बात हो जिससे सरकार को लगे कि नहीं इसे नहीं बताना चाहिए तो सरकार उसे नहीं भी बता सकती है। थर्ड पॉइंट है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जैसे मानिए कि कोई दंगा फैलाने वाला है और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, तो उस व्यक्ति को सफाई देने के लिए कि बिल्कुल हम निर्दोष है, हमारे इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है, ये साबित करने के लिए उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि अगर ये गुट है तो इस गुट से मेरा दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है, ये साबित करने के लिए ऐसा ही एग्जाम्पल के तौर पे आप रखिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल राइट में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हम फ्रीडम पढ़ रहे थे, अब हम शोषण पढ़ेंगे कि शोषण के विरुद्ध क्या सब हमारे अधिकार हैं। इसमें 2 अधिकार दिए गए हैं आपको, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये 2 आर्टिकल हमारे शोषण के विरुद्ध के आवाज़ उठाने के लिए दिए गए हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव और दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध और बाल आश्रम का भी प्रतिषेध। कहने का 23 का मतलब है कि जैसे मानिए किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया हो, बालकों से काम कराया गया हो, या और भी प्रकार के मानवीय हानि पहुंचाई गई हो शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 23 का आप उपयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 का कहना है कि आप छोटे छोटे बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं, इससे पूरी तरह से रोक लगाया गया है। अब इसके विस्तार से हम जानते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब सुनिए, पहले होता क्या था कि आप सुनते होंगे या फिल्मों में देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को बेच दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि इसे फिल्मों में ही दिखाया जाता था, पहले ऐसा होता था कि लोगों को बेच दिया जाता था, लोगों की तस्करी की जाती थी। तो ये सब जो अपराध है ना, ये सब आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार, बाल आश्रम में कुछ गलतियाँ, इस सब का जो भी है वो सभी आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो आर्टिकल 23 के लेके वो अपना फंडामेंटल राइट प्राप्त कर सकता है और दोषियों को कार्रवाई दी जाएगी। अब बात यहाँ ये हुआ कि आप कहेंगे तो बालकों से तो श्रम ही नहीं कराना चाहिए। तो भाई हम जब स्कूल में थे तो स्वतंत्रता दिवस होता था या रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस होता था, तो हम जो स्कूल का सारा काम काज था वो तो हम ही लोग करते थे। सारा आयोजन करना और भी साफ़ सफाई करना, सब कुछ जितना भी होता था सब हम ही लोग सब करते।
तो ये तो तब हमारा श्रम कहानी हो गया। भाई हम जाके कल को स्कूल पे केस ठोक दे कि भाई आप तो हमसे काम करवाए हैं, ये हमारा शोषण हुआ, अब आपको इसका जवाब देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात यह है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। राष्ट्रीय सेवा के लिए, न कि व्यक्तिगत सेवा के लिए। ये 23 का एक नोट है आपके लिए। आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति को कारखाने, फैक्ट्री या अन्य जगह पर जहाँ पे जोखिम हो, जहाँ पे जान जा सकती है, हाथ पैर टूट सकता है, या ऐसे जगहों पे काम करने से मना किया गया है। उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप ऐसे जगहों पे कार्य नहीं कर सकते। अब फिर आप यहाँ बोलिएगा, तब तो कोई व्यक्ति अपने ही दुकान में अगर कोई सामान बेच रहा है, मदद कर रहा है, तब तो वो गुनाह हो गया? बिल्कुल नहीं। अपने यहाँ काम करना गुनाह नहीं होता है, बिल्कुल नहीं गुनाह होता है। एक और बात, यहाँ आप कहिएगा कि किसी के देखे कि दुकान पे कोई चाय बेच रहा था, वो तो अपने यहाँ काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर वो अगर वो काम ना करे तो उसे खाना नहीं मिलेगा। वो अपने इच्छा से कर रहा है, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपने पेट पालने के लिए कर रहा है, इसीलिए कोई गलती नहीं है। चाय जैसे दुकान पे करना ये सब जुर्म नहीं है। हाँ, बड़े बड़े कारखानों में करना है, क्योंकि उससे व्यक्ति के अंदर भी हानियाँ होती है। एक बच्चे को आप इतना बड़ा बड़ा काम दोगे तो उसकी शारीरिक जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, इस पे बहुत बड़ा हानि पहुंचता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा भाग है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। ये बात भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें पूरी आज़ादी दी गई है। हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म की उपासना करें, उसकी पूजा पाठ जो भी विधियाँ हैं वो करें, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं दिया गया है। इसमें आपको 4 आर्टिकल पढ़ने होते हैं, और वो चारों कौन सब हैं? वो चारे हैं 25, 26, 27 और 28। ये 4 आर्टिकल जो हैं हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना होता है, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी। ये चारों आर्टिकल क्या कहते हैं ये आज हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे, और अगले क्लास में, कल की क्लास में हम इसका एक एक करके विस्तृत जानकारियाँ हम आपको देंगे। तो आइए हम आज की इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ लेते हैं। अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है इस बारे में अब हम जानते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेंट एंड फ्री प्रोविजन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अंतःकरण की और धर्म की अवधारणा रूप से मानने के लिए आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इस सब का आपके पास स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है क्या? आर्टिकल 26 का कहना है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो जो भी धर्म कार्य होता है ना, इस सब को आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप निश्चित रूप से जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के धर्म कार्य कीजिए, सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी।
आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के प्रचार के लिए चंदा भी मांग सकते हैं, कर भी मांग सकते हैं, या अगर कोई और चाहे तो वो डोनेट भी कर सकता है, इसकी भी आज़ादी दी गई है। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। 21 जो आर्टिकल 28 है ये बोलता है कि कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि गवर्नमेंट किसी भी बुक में या किसी भी शिक्षा का जो पॉलिसी है उसमें किसी भी धर्म को पढ़ाने या रोकने, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा। पर अगर शिक्षा संस्थान अगर चाहे तो वो अपने यहाँ विद्यार्थियों की मन की शांति के लिए या उसे जागरूक बनाने के लिए कोई धर्म कार्य करना चाहते हैं, धर्म सभा करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसकी उसे आज़ादी दी गई है। यह है हमारा संक्षिप्त जानकारी चारों आर्टिकल के बारे में। हम समता का अधिकार पर है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार पर हैं, उसके बाद हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। उससे भी पहले हमने डिफिनीशन पढ़ा था, फ्रीडम का डिफिनीशन क्या होता है ये भी हम पढ़े थे 12 में, क्योंकि ये तो 14 से न है। समता का अधिकार 14 से है, 14 से लेकर 18 तक। 19 से लेकर 22 तक हो गया फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 23 और 24 हो गया आपका, क्या हो गया, हाँ, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो हो गया 23 और 24 आपका। और 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल हैं ये आर्टिकल हो गए आपके धर्म के विरुद्ध अधिकार। तो हम पढ़े कहाँ से, पहले तो डिफिनीशन पढ़े जो कि 12 और 13 में था। उसके बाद 14 से लेकर एक एक करके हम लिखते हैं, देखिएगा आप। 14 से लेकर हमने 18 तक एक ग्रुप पढ़ा है जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं। 19 से लेकर 22 तक हमने एक ग्रुप पढ़ा है जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। 22 और 23 एक ग्रुप पढ़ा है जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े हैं। और 24 से लेकर 28 तक, ना ये 23 और 24 है, सब मिटा गया, कोई बात नहीं। ये जो हम पढ़े थे ये 23 और 24 था, ये था शोषण के विरुद्ध। और 24 से लेकर 24 से लेकर 28 तक के जो भी आर्टिकल हैं ये हम अब पढ़ने वाले हैं, जो कि धर्म की स्वतंत्रता के लिए है। 24 से 28 तक के आर्टिकल कल हम इससे पूरे विस्तृत देखेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, रिश्तेदारों में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।